चुनाव के नतीजों के बाद अब मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नतीजों के बाद जोश में आए इंडिया अलायंस को हकीकत का एहसास हो चुका है। एनडीए गठबंधन को 293 सीटें मिली हैं, जबकि 234 सीट के साथ इंडिया अलायंस बहुमत से काफी दूर है और इसलिए इंडिया अलायंस ने अपनी बैठक के बाद सरकार बनाने की कोशिश छोड़ दी है। अब मोदी की तीसरी बार ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। कल एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए का नेता चुना जा चुका है। अब 7 जून को पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की मीटिंग होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी के औपचारिक तौर पर एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद मोदी की अगुवाई में एनडीए के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के इतिहास में यह पहला ऐसा मौका है जब कोई लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। इस बार बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई, इसलिए सरकार की तस्वीर पिछले 2 कार्यकाल से अलग दिखने जा रही है। इस बार मोदी कैबिनेट में सहयोगी दलों को काफी तवज्जो मिलनी तय है। तो कल एनडीए की बैठक हुई, जिसमें सभी सहयोगी दलों की तस्वीर सामने आई और सबसे की प्लेयर अगर इस अलायंस में आप देखेंगे तो वो 2 चेहरे जो इस वक्त आपके सामने हैं, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार। इस बार जब मंत्रालय का बंटवारा होगा तो इन 2 दलों पर खासी अहमियत दी जाएगी, ये भी तय है। कल पीएम हाउस पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें 16 दलों के 21 नेता शामिल हुए। बैठक में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी रही। बैठक में प्रस्ताव पारित कर मोदी सरकार के पक्ष में एक प्रस्ताव रखा गया, साथ ही मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। अब इसके बाद कल यानी कि 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। पुराने संसद भवन के हॉल में यह बैठक होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा और फिर एनडीए दलों के समर्थन वाली चिट्ठी लेकर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। मोदी के साथ एनडीए के नेता भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति को एनडीए के समर्थन वाली चिट्ठी सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद शनिवार को मोदी सरकार का मेगा शपथ ग्रहण होगा, जिसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। राष्ट्रपति भवन को फिलहाल आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। तो कल की एनडीए की बैठक में क्या होगा, यह हमने आपको जानकारी दे दी। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कल एनडीए की बैठक में क्या हुआ। बड़ी खबर, एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया, जल्द से जल्द बने मोदी सरकार। देखिए, नीतीश कुमार पर खूब डोरे डाले जा रहे थे और खास तौर पर तब जब नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव के साथ बैठी हुई प्लेन की तस्वीर आ गई तो लोगों को लगने लगा कहीं कुछ अलग तो नहीं होने जा रहा, लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मोदी सरकार बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। चंद्रबाबू नायडू ने कहा मोदी को टीडीपी का पूरा समर्थन हासिल है। नीतीश कुमार ने कहा ज्यादा चर्चा नहीं, जल्द शपथ ग्रहण हो। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने कहा शिवसेना पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। तो वहीं प्रफुल्ल पटेल ने कहा देश की नजर में मोदी बेस्ट पीएम है। इस बार एनडीए में बीजेपी के बाद टीडीपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई है। टीडीपी के 16 सांसद चुनाव जीते तो नीतीश की पार्टी के 12 सांसद पार्लियामेंट पहुंचे। दोनों दलों के कुल मिलाकर 28 सांसद। और अभी से सवाल उठ रहा है कि क्या टीडीपी और जेडीयू मोदी सरकार को समर्थन देने की कीमत वसूलेंगे। इस मामले पर कोई कैमरे पर तो बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, लेकिन टीडीपी और जेडीयू पिछले काफी समय से आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के एनडीए से जब नाता तोड़ा था तो एक बड़ा कारण इसके पीछे यह भी थी कि इसलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश दोनों अपने अपने राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग कर सकते हैं। साथ ही कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर का पद और 2 कैबिनेट मंत्री का पद भी मांग सकते हैं। ये डिमांड सरकार के सामने रखी जा सकती है। वहीं नीतीश के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो 4 अहम मंत्रालयों की मांग कर सकते हैं। इन मंत्रालयों में रेलवे हो सकता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो सकता है, कृषि और सड़क परिवहन भी इसमें शामिल है। खुद नीतीश अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में रेलवे और परिवहन मंत्री रह चुके हैं, लेकिन क्या ये मांग अगर उठाई जा रही है
तो ये मांग पूरी होगी। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। तो ये वो अहम मंत्रालय रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, परिवहन मंत्रालय जो जेडीयू मांग सकता है। कैबिनेट में कम से कम 2 मंत्री पद का दर्जा मांगा जा सकता है। और अगर 19 और 14 के आप समीकरण को देखें तो 6 सांसदों पर 1 मंत्री तय होता था। ये इक्वेशन रखा गया था। इस बार क्या इक्वेशन सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में चंद्रबाबू नायडू ने कल एनडीए की बैठक के बाद क्या कहा, उसे भी गौर से सुनिए। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. इस बीच बीजेपी ने मंत्रिमंडल का फॉर्मूला फाइनल करने के लिए सहयोगी दलों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। राजनाथ सिंह, बड़ी खबर आपको बता दें, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा सहयोगी दलों के साथ बात कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने भी चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। ये उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो जाएगा। सहयोगियों के बीच किसी तरह का गतिरोध ना रहे, इसके लिए एक ही फॉर्मूला बनाया जा रहा है। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि संभावित मंत्रियों का बैकग्राउंड चेक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन लोगों को कल होने वाली संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेना है, उन्हें ये सूचित किया जा रहा है। देखिए, फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे, हर 5 सांसद पर 1 कैबिनेट मंत्री। जो पिछली बार यानी कि 2019 में 6 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री था, इस बार ये फॉर्मूला थोड़ा बदला है। सहयोगियों से बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अपने सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं। अब तीसरा सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि रणनीति इस बार क्या रहेगी। सहयोगी दलों से ये बातचीत करके एक कंसेंसस तैयार किया जा रहा है। मंत्रालय का बंटवारा कैसा होगा, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, और इस बार सहयोगी दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। इंडिया अलायंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सोशलिस्ट हैं, आप लोग आना चाहिए। सोशलिस्ट इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हम लोग को उनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो मुगालते में हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उम्मीद लगाए रखे हैं। उम्मीद तो ऐसे मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। और हम लोग के यहाँ बिहार में एक कहावत है कि बिल्ली जो है दही के सिक्का के नीचे बैठी रहती है इस इंतजार में कि सिक्का गिरे और उसका छाली वो खाए। तो वो इसी इंतजार में रहे, बिल्ली की तरह नीचे बैठे रहे, कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। दिल्ली में मोदी सरकार की शपथ की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं खबर महाराष्ट्र से, चुनाव के नतीजों की समीक्षा महाराष्ट्र में भी हो रही है। महाराष्ट्र में एनडीए को करारा झटका लगा है। यहां महाविकास आघाड़ी 30 सीटों पर कामयाब हुआ है और इसके बाद आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की कल चुकी इस्तीफे की पेशकश हुई थी, तो आज इस पर भी मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है। आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार दोनों ने अलग अलग बैठक बुलाई है। अजीत पवार की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे उनके घर पर ही एनसीपी के मंत्रियों की बैठक होगी और फिर शाम को वो विधायक दल की बैठक करेंगे। वहीं सीएम शिंदे ने दोपहर 1 बजे अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है और इसमें चुनावी नतीजों की समीक्षा की जाएगी। एक तरफ मोदी के नेतृत्व में जहां एनडीए शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहा है, वहीं इंडिया अलायंस ने विपक्ष में बैठने का फैसला कर लिया है। इंडिया अलायंस ने दावा तो छोड़ दिया है, लेकिन विरोधी कैंप में भी हलचल तेज है। इस बीच टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अखिलेश यादव से मिलने के लिए उनके दिल्ली आवास पर पहुंचे। इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद ये पहली निजी मुलाकात है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव भी वहां पहुंचे। साथ ही मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन भी अखिलेश यादव के आवास पहुंचे हैं। हलचल इंडिया अलायंस के नेताओं के भी बहुत तेज इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले कल करीब 2 घंटे तक इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी। ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक हुई और इसमें यह फैसला लिया गया कि अब इंडिया अलायंस सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। सही वक्त का इंतजार किया जाएगा। बैठक में 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए थे। बैठक में चुनाव नतीजे पर मंथन भी हुआ।
खास बात यह है कि बैठक में टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी खुद शामिल नहीं हुई, बल्कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए इस मीटिंग में शामिल हुए और ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। जो प्रमुख बिंदु इस मीटिंग से निकलकर सामने आए वो इस वक्त आपके सामने। 19 पार्टियों के 33 नेता मीटिंग में शामिल थे। चुनाव के नतीजों से विपक्ष उत्साहित है और इसलिए इस नतीजे पर मंथन भी हुआ, क्योंकि सरकार बनाने से अभी भी इंडिया अलायंस दूर रह गया और इसलिए ये तय किया गया कि अब सरकार बनाने की कोशिश नहीं होगी, सही समय का इंतजार किया जाएगा। 2 घंटे तक मीटिंग चली और जो तस्वीरें सामने आई, जरा वो तस्वीरें आप देखें एक एक करके। अखिलेश यादव आपको दिखाई दे रहे हैं, अभिषेक बैनर्जी दिखाई दे रहे हैं। ये पहली निजी मुलाकात है जो इस अलायंस की मीटिंग के बाद आप होते हुए देख रहे हैं। 2 पार्टीज की अगर बात करें, 2 रीजनल पार्टीज जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें, जिन्होंने वाकई में अपने इस पीडीए की रणनीति को जमीन पर उतारा और उसे कामयाब किया। वहीं अगर टीएमसी की बात करें, ममता बनर्जी इस तस्वीर में नहीं है, लेकिन उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए अभिषेक बनर्जी अखिलेश यादव से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी की बात करें, जिस तरीके का प्रदर्शन टीएमसी का पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया, उससे यह कहा जा सकता है ममता बनर्जी ने अपनी खोई हुई सत्ता को एक बार फिर से हासिल कर लिया। विधानसभा में तो उनकी सरकार है ही, लेकिन लोकसभा में उनका यह प्रदर्शन बता रहा है कि अभी भी बंगाली मां माटी मानुष के नारे पर यकीन करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो बैठक हुई, उसमें 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। तो वहीं एनसीपी के शरद गुट की ओर से शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले मीटिंग में शामिल थी। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव के साथ साथ उनके चाचा राम गोपाल यादव मौजूद रहे। टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी नहीं, बल्कि उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे वहां पर रहे। लेफ्ट की ओर से सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य इस मीटिंग में शामिल रहे। अगर बात की जाए जेएमएम की, तो जेएमएम की ओर से कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन मौजूद थे। आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह और राघव चड्ढा, शिवसेना उबाठा की ओर से संजय राउत और अरविंद सावंत थे। उद्धव ठाकरे नहीं थे, संजय राउत और अरविंद सावंत। तो वहीं आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव और संजय यादव की मौजूदगी रही। डीएमके की ओर से खुद स्टालिन और टीआर बालू इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें इस बात पर माथापच्ची की गई, क्या नंबर ना होने के बावजूद सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं, जिसमें सभी पार्टियों से राय ली गई। इसके बाद यह तय किया गया कि सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस अभी सही वक्त का इंतजार करेगा। मतलब यह है कि इंडिया अलायंस अभी फिलहाल विपक्ष में ही बैठेगा। तीसरी बात यह है कि सरकार बनाने के लिए सही वक्त का इंतजार करने का मतलब ये कि सरकार तो देखिए 5 साल चलती है और इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत की सरकार तो नहीं बना रही है, सहयोगियों के कंधे पर यह सरकार बन रही है। तो क्या विपक्ष इस बात का इंतजार करेगा कि ये सहयोगी कभी ना कभी छिटकेंगे तो वारे न्यारे इंडिया अलायंस के होंगे? लेकिन फिलहाल कल की मीटिंग के बाद क्या बातें कही गई वो आपके सामने रखते हैं। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up.
इंडिया अलायंस सरकार बनाने के लिए सही वक्त के इंतजार की बात कर रही है, तो फिर ये सही वक्त का मतलब क्या है? अगर बात को समझे तो इसका मतलब ये है कि जब मोदी 3.0 ये सरकार अस्थिर होगी तो वो सही वक्त होगा। मतलब ये कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस बात का इंतजार करेंगे कि नायडू और नीतीश मोदी का साथ छोड़कर उनके साथ आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो ये सही वक्त होगा जब अन्य का सपोर्ट इंडिया अलायंस को मिलेगा, तो वो सही वक्त होगा और इसी सही वक्त के लिए अलायंस इंतजार करेगा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी कुछ इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। सामना में लंबा चौड़ा एडिटोरियल उन्होंने छापा है। इंडिया अलायंस में अब क्रेडिट की होड़ शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा, कांग्रेस की जीत में उद्धव की बड़ी भूमिका है। उद्धव के दौरों से कांग्रेस को फायदा हुआ है। पता नहीं, कांग्रेस की सीटें बड़ी है, उसमें शिवसेना का योगदान है। अगर शिवसेना नहीं होती महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे नहीं घूमते महाराष्ट्र में, तैयारी नहीं करते, तो ये सीटें आती किसी की भी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ कांग्रेस है, जहाँ जहाँ एनसीपी पवार साहब के है, हम सब जगह पे प्रचार किया है, सब जगह पे शिवसेना है। हमने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस की सीट है, ये पवार साहब की सीट है। हमने सबसे ज़्यादा काम बारामती में किया है, सबको मालूम है। मैंने खुद 6 बार सभा ली बारामती में। कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संवाद रहा। हमारी वहाँ होट्स है, धुलिया हो या और जगह हो, विदर्भ हो, रामटेक की हमारी सिटिंग सीट है। इंडिया अलायंस को सही वक्त का इंतजार है और सही वक्त के लिए नजर नीतीश और नायडू पर है। सवाल ये उठता है कि अगर नायडू और नीतीश आ भी गए तो क्या इंडिया अलायंस 272 का जादुई आंकड़ा छू पाएगी? तो वो भी तस्वीर आप देख लें। इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं और बहुमत के लिए 272 की जरूरत है, यानी बहुमत से 38 सीटें कम है। अगर नीतीश की 12 और नायडू की 16 सीटें आ भी जाती हैं तो भी यह आंकड़ा 262 तक पहुंचता है, यानी कि बहुमत से अब भी 10 कम रहता है।